हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फिर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं और खासकर BHU और DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे इस बार, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटी के यदि आप लॉ का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पहले ही 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं आपके लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से, और ये उस क्रम में तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो उन्हीं बेसिक्स क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और मेरा पूरा यही एम है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपके लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन से सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करा पाऊँ। तो मैं उसी लेवल से पढ़ाऊंगा आपको जो आपके एंट्रेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो में कि हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं संविदा। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को मैंने लिखा ज़रूर, इस वीडियो में जो भी बातें लिखी गई हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है। मैं दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पर ही देखा होगा कि लैंग्वेज मैंने वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखा था। तो ये वीडियो मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपको सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोला जाता है संविदा, ठीक है, संविदा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब बना, ये जो भारतीय संविदा अधिनियम है वो कब बना, तो ये बन के तैयार हो गया था 25 अप्रैल 1872, यानी कि 25 अप्रैल 1872 को ये बन के तैयार हो गया था। जबकि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस के लिए, वो है कि कमेंसमेंट, ये लागू कब से हुआ, ये लागू कब से हुआ, तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1872 से ये लागू हो गया। ठीक है, तो 2 बेसिक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस टॉपिक से है कि ये एक्ट बन के तैयार कब हो गया था, तो ये हो गया था 25 अप्रैल 1872 को। ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। बड़े ही ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हुए चलिएगा, सारे के सारे आंसर आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। देखिए, अब ये जो 2 क्वेश्चन आपके निकल गए, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है कि ये जो एक्ट है वो लागू कहाँ होता है। आपको नाम से ही क्लियर है कि हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, तो सीधी सी बात है कि ये पूरे भारत पर लागू होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये हाल ही में अमेंडमेंट हुए हैं, जिसके बाद ये डिसीजन आया है, ये नियम बना दिया गया है कि ये जो संविदा है, ये जो संविदा अधिनियम है, ये पूरे भारत पर लागू होगी। जबकि पहले ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर लागू होती थी, जबकि अब ये पूरे भारत पर लागू होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविदा अधिनियम लागू होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए पूरे भारत पर। ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए आपके जुबान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, यदि हम बात करें तो आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं एक एक चीज़ आपके लिए क्लियर करूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए ध्यान से। अब देखिए, अगला जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि संविदा की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन जो आपके लिए बनेंगे वो बन सकता है कि संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है, तो इसका आंसर होगा आपके लिए 2H, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। ये जो धारा है वो कहता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ is an agreement enforceable by law is a contract, यानी कि
इसको यदि हम हिंदी में बोलें तो वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो संविदा है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आपके लिए निकल के आएंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए शब्द हैं। तो पहला तो है कि एग्रीमेंट और दूसरा है इनफोर्सिएबल बाई लॉ। इनफोर्सिएबल बाई लॉ, ये दो जो टर्म्स निकल के आएंगे, एग्रीमेंट एंड इनफोर्सिएबल बाई लॉ, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली बात मैं बात कर लूँ कि ये जो संविदा की परिभाषा है उससे आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा की परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन 2H में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिभाषा क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं करार, वह करार जो इनफोर्सिएबल बाई लॉ विधितः परिवर्तनीय हो संविदा है, यानी कि वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो वो संविदा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है कि व्हाट इज एग्रीमेंट और ये इनफोर्सिएबल बाई लॉ कब कहा जा सकता है। यानी कि हम यदि आपसे बात करें तो करार का मतलब होता है वादा करना, किसी भी काम को करने का वादा करना। तो आप जब किसी भी बात को करने का या फिर ना करने का किसी से वादा करते हैं तो ये एग्रीमेंट बनता है। इसके पीछे भी एक बात होती है जो कि हम आगे समझेंगे, अभी इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ध्यान में यही रखेंगे कि एन एग्रीमेंट वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो उसे संविदा कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि एग्रीमेंट क्या होता है और ये एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाई लॉ यानी कि विधितः परिवर्तनीय कब हो सकता है। विधितः परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि आप विधि के द्वारा उसको लागू करा सकते हैं। अभी बस आप इतना ही जानिए, अभी इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बड़े ही अच्छे तरीके से इस बात को डिस्कस करेंगे कि इनफोर्सिएबल बाई लॉ क्या होता है, ठीक है। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आगे वीडियो में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि एग्रीमेंट की परिभाषा कहाँ दी गई है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में, यानी कि सेक्शन 2E में एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा क्या कहता है, तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है तो थोड़ा टफ लैंग्वेज है, लेकिन हम आपको समझाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस डिफिनीशन से वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये डिफिनीशन कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अगर यदि हम इसको हिंदी में बोले तो हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार है। बिल्कुल भी इस परिभाषा में से जो चीज़ें आपको निकाल लेनी है वो निकाल लेनी है कि प्रॉमिस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रॉमिस से रिलेटेड आएगा। दूसरी बात कंसीडरेशन, दो चीज़ें। कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। एक बड़ा चैप्टर होगा आपके लिए जब आप लॉ में एडमिशन ले लेंगे, तो जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा चैप्टर है, अलग से चैप्टर है प्रतिफल के लिए। तो अभी मैं प्रतिफल को बता दूं आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिफल का मतलब होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। देखिए जब आप किसी से कोई बात करते हैं, वादा करते हैं, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ही है कि जब दो लोग वादा करें और उस वादे को निभाने का इंटेंशन हो उनके अंदर, तो ये चूँकि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे कैसे करार जो है कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कैसे कैसे करार कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। तो अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि व्हाट इज प्रॉमिस और कंसीडरेशन का मतलब आपको यहाँ पे बस इतना ही जानना है कि समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न यानी कि जब दो लोग करार करेंगे तो उन दोनों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है, उन दोनों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो यदि हम एग्रीमेंट की परिभाषा करें तो हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार है, ठीक है। आइए इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉमिस के बारे में, यानी कि वचन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं
कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बात करी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन जो दी गई थी वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में दी गई है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन देख रहे थे तो आपको वहाँ से एक शब्द मिला एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट शब्द को हम जब पढ़ रहे थे तो वहीं से एक शब्द निकल के आया जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। तो वहाँ से जो भी चीज़ें हमारे एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब हम एग्रीमेंट की परिभाषा देख रहे थे तो वहाँ से हमने देखा प्रॉमिस एक शब्द निकल के आ रहा था। तो अब हम बात करेंगे इस प्रॉमिस के बारे में। ये प्रॉमिस जो वचन जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं बताऊंगा जब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, वचन जिसको हिंदी में बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, जिसका डिफिनीशन दिया गया है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B में। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B में आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रॉमिस वचन। ठीक है, देखिए वन पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, मैक्स ऑफर। अब यहाँ से एक नया शब्द आपके लिए आ रहा है वह ऑफर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे नए शब्द हमें मिलते जा रहे हैं डिफिनीशन के थ्रू वैसे वैसे हम उसको आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला शब्द हमें मिल गया ऑफर। आइए समझते हैं इसको। वन पर्सन एक व्यक्ति, मैक्स ऑफर को क्या बोलते हैं, प्रपोजल, प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना इसको हिंदी में बोलते हैं। जब एक व्यक्ति कोई ऑफर देता है या फिर तो अदर व्यक्ति एक्सेप्ट्स इट, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रपोजल जो है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे आप देखिए, वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब हम किसी से प्रपोजल करते हैं, प्रस्ताव करते हैं और वो दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस। वन पर्सन मैक्स ऑफर, जैसे मैंने आपसे कोई बात कही और आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो जब मैं उस बात को कह रहा हूँ तो मैं आपसे ऑफर कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मैं आपसे प्रपोजल कर रहा हूँ, और जब आप उस प्रपोजल को स्वीकार कर ले रहे हैं तो वो प्रपोजल बन जा रहा है प्रॉमिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रस्तावना स्वीकृत हो जाती है तो क्या बन जाती है, तो वो बन जाती है वचन। यानी कि व्हेन प्रपोजल, जब आप किसी से प्रपोजल करते हैं और वो प्रपोजल एक्सेप्टेड, यानी कि व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, तो वो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। तो जो अब यहाँ से आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। अभी अंतिम में मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनने की। तो चूंकि एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है तो बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए ज़रा हम इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि क्या है ये सीक्वेंस। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले प्रपोजल किया गया, यानी ऑफर दी गई एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि अपनी स्वीकृति दे दी, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस, वो बन गया वचन। ठीक है, वो बन गया वचन। और अभी जब आप एग्रीमेंट की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बोल रहा था कि एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि यदि प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन को मिला दिया जाए तो कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया समथिंग इन रिटर्न, तो ये बन जाता है क्या चीज़, एग्रीमेंट। और यहाँ पे ये परिभाषा आके क्या हो जाती है, पूरी, यहाँ पे बन जाता है एग्रीमेंट। बड़े ही ध्यान से समझिए क्या है सारा मामला। आप धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, अभी हम पहुँच गए एग्रीमेंट तक। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए के पास एक घड़ी है, वो बी को बेचना चाहता है। तो ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो। उसका इंटेंशन है कि बी जो है वो अपनी रजामंदी दे, वो पूछता है, ए पूछता है बी से क्या तुम मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो, मेरे घड़ी का मूल्य इतना है। ये सारी बात उससे बताता है कि मेरे घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, क्या तुम मेरी घड़ी को खरीदना चाहते हो, उसने बी से बोला। यानी कि ए ने अपना जो विलिंगनेस है, अपनी इच्छा है, वो बी के सामने जाहिर की। अब बी यदि उसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि बी
उस घड़ी को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो जो ए का प्रपोजल था, ऑफर था, वो एक्सेप्टेड बाई किसके, बाई बी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो ये बन जाता है प्रॉमिस, ये बन जाता है क्या चीज़, प्रॉमिस। ठीक है, और इस प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन आता है। कंसीडरेशन क्या है इस पूरे प्रक्रिया में, तो देखिए मैंने बोला कि कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। देखिए 500 रुपये में ए अपनी घड़ी बेचने के लिए बी को बोलता है, तो देखिए समथिंग इन रिटर्न क्या है, ए घड़ी देगा बी को और बी 500 रुपये देगा ए को, यानी कि इस जो पूरे प्रक्रिया में है वो कंसीडरेशन है। तो देखिए एग्रीमेंट कैसे बनता है, ए ने प्रपोजल किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के साथ जुड़ गया कंसीडरेशन, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब ये इन दोनों के बीच में क्या हो चुका है, एग्रीमेंट। और यदि मैं आपको बताऊं कि जब आप इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ पे दोनों ही पक्षकारों का एक इंटेंशन होना चाहिए, क्या करने के लिए, तो विधिक संबंध स्थापित करने के लिए। यानी कि उनके बीच में ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि यदि जो कार्य है वो दूसरी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया तो हम उसे कानून के द्वारा करवा सकते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा करवा सकते हैं। तो ये इंटेंशन यदि आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और इसके साथ और सारे इसेंशियल्स हैं, तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि विधिक संबंध स्थापित करने की जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये एक इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये पूरा एग्जांपल आई होप आपको समझ में आया कि, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की शुरू होती है प्रपोजल से, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बन गया प्रॉमिस, और यदि इस प्रॉमिस के साथ आ गया कंसीडरेशन तो ये बन गया एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट आपके मन में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे ऑफर या फिर प्रपोजल। देखिए ऑफर या फिर प्रपोजल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रपोजल, देखिए एक मैं बात आपको बताऊं कि एग्रीमेंट की जब शुरुआत होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्रपोजल। प्रपोजल जब आप किसी व्यक्ति को अपनी बात बताते हैं। अब ध्यान से देखिए कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल का डिफिनीशन दिया हुआ है भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A में भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2A में प्रपोजल का डिफिनीशन दिया गया है। ये डिफिनीशन क्या कहता है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज या फिर एक्सप्रेस टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। देखिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है या फिर एक्सप्रेस करता है, बताता है टू अनदर, दूसरे पक्ष को, दूसरे व्यक्ति को, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा, टू डू करने के लिए, और टू अबस्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर कुछ ना करने के लिए, विद अ व्यू, इस इंटेंशन से वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि वो क्या कर सके, कि वो दूसरे व्यक्ति की रजामंदी को क्या कर सके, प्राप्त कर सके ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति। तो प्रपोजल का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि ए ने बी को घड़ी बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की, किस दृष्टि से की, कि बी अपनी रजामंदी संज्ञापित करे, ए को दे कि वो घड़ी खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। ये हो गया क्या चीज़, प्रपोजल। ये क्या हो गया, प्रपोजल। यानी कि सबसे बड़ी बात जो प्रपोजल के मेन इसेंशियल हैं वो क्या है, वो हैं आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, और उसका इंटेंशन होना चाहिए कि आप दूसरे की अनुमति क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। अब यदि ये कहता है कि मेरे पास एक घड़ी है, बी को यदि ये बताता है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो क्या ये प्रपोजल है, नहीं। प्रपोजल वो तब बनेगा जब उस घड़ी को बेचने की इच्छा ए की हो और वो इस दृष्टि से बी को बता रहा हो कि बी उस घड़ी को खरीदने के लिए या फिर ना खरीदने के लिए अपनी जो रजामंदी है वो ए को बताए। तो यदि ऐसी कंडीशन हो कि उसकी विलिंगनेस हो और वो इस दृष्टि से हो कि वो दूसरे पक्ष का क्या कर सके, रजामंदी प्राप्त कर सके, तब जाके हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है प्रपोजल। तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे प्रपोजल। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रपोजल को ऑफ़र भी बोलते हैं, जैसा कि आपने मेन हेडिंग में देखा, ऑफ़र या फिर प्रपोजल। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 है। अभी और भी पार्ट आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं आपसे बात करूँगा। तो यदि आपको वो वीडियोस देखने हैं और चाहते हैं कि आपका लीगल एप्टीट्यूड का सारा सेक्शन ख़त्म हो, सारा सिलेबस ख़त्म हो और अपने लॉ एंट्रेंस में आप अच्छा कर पाएँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और किसी भी टॉपिक से, किसी भी चीज़ को लेके यदि आपको डाउट हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।